नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमएन टीवी। मैं हूं आपके साथ रवि सिंह चौहान। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और दिल्ली के उत्तरी पूर्वी इलाके में हम लोग मौजूद हैं और जहां पर एक खजूरी खास का इलाका है और यहां पर हमारे साथ बात करने के लिए आज तमाम कांग्रेस के नेता जो है मौजूद हैं। आज कांग्रेस की तरफ से तमाम यहां पर रणनीतिक बैठक जो है दिल्ली के अंदर जारी है और इसी बीच हम उसी रणनीतिक बैठक में आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं और रणनीतिक बैठक में क्या कुछ डिस्कस निकल कर आ रहा है, किस तरह से लोकसभा चुनाव को कांग्रेस जो है मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जनता के बीच किस तरह से पहुंच रही है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ के कांग्रेस के नेता और तमाम कार्यकर्ता कैसे पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने 3 सीटों पर दिल्ली से अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसी बीच उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को यहां से टिकट देकर प्रत्याशी बनाया। उनके सामने बीजेपी से मनोज तिवारी और तमाम यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो फाइट है वो मनोज तिवारी से देखने को मिल रही है। मनोज तिवारी 2 बार के सांसद हैं दिल्ली से। अब बात करेंगे कि दिल्ली की जनता और इस बार क्या चाहती है और इस बार यहाँ पर जो रणनीतिक बैठक हो रही है उसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं जो है वो चल रही है, बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या पद है आपके पास में? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ और मैं जिला में उपाध्यक्ष हूँ। और आज कांग्रेस पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या, कांग्रेस पार्टी नहीं पूरे भारतवर्ष के तमाम सजग नागरिक जो लोग इस देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हैं, उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में, भारतीय जनता पार्टी तो खैर अब रही नहीं, 4 दिन पहले उसकी हत्या स्वयं मोदी जी ने, पहले मोदी सरकार और बाद में मोदी की गारंटी कहकर के उन्होंने हत्या कर दी भारतीय जनता पार्टी की। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी विवश है, बेचैन है और दुखी है। वे भी आज भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह और बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। वो सभी आज इस देश के अंदर मोदी जी को उनको सबक सिखाना चाहते हैं। मैं वर्तमान मुद्दे पे आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वर्तमान नेता ने कहा कि देश के अंदर हम 400 पार का नारा, पहले उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि मैं ही जीत कर आऊंगा और देश की संसद लोकतंत्र का मंदिर है और उस मंदिर में सबसे कलंकित करने का प्रयास आदरणीय मोदी जी ने किया है। कहा कि मैं 400 पार की हिम्मत, अगर आपने नारे लगाए, ये हिम्मत आपको आई कहां से? ये हिम्मत आपको आपके कुख्यात कुकर्मों ने आपको दिया है, जिसको कि आपने अपने पिल्ले कुत्ते के रूप में बनाया। ईडी और सीबीआई और वर्तमान चुनाव आयोग के एक सदस्य को आपने, चुनाव जब घोषणा हुई तो तुरंत बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। क्यों दिया इस्तीफा जानते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण था कि आप चुनाव के डेट का, इलेक्शन का डेट अपने हिसाब से मन मुफीद चाहते थे, जो आपने करवाया भी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज इस देश के अंदर जनता के सामने, जब ये देश का संसदीय चुनाव है, ये कोई कॉरपोरेशन का, विधानसभा का चुनाव नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर उन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका के एक कार्यकर्ता हैं, सांसद भी हैं। उन्होंने कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। संविधान क्यों बदलना है? ये संविधान जो कांग्रेस पार्टी की मूल बुनियाद है इस देश का, स्वतंत्रता, आजादी और वो तमाम बातें, आज हमारे पास राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रेसिडेंस, राइट टू जॉब, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में दिया और जो बात आप हम कर रहे हैं, इस बातचीत को भी करने का अधिकार हमें कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस बार गठबंधन हो गया है आम आदमी पार्टी से आप लोगों का। पहले गठबंधन नहीं हुआ था तो तब भी जीत नहीं दर्ज की थी कांग्रेस ने। इस बार गठबंधन हो गया है, क्या जीत दर्ज हो पाएगी? सबसे पहली बात आपको बता दूं कि इस सीट से स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, दिल्ली की वो महान महिला, 4,17,000 वोट मिला था और आम आदमी पार्टी को 1,90,000। मैं उन बात को दोहराना नहीं चाहता। अगर आप दोनों को मिला दें तो 6 लाख वोट हो गया और इस बार 6 लाख छोड़ दीजिए, 52% वोट मिला था उनको। 52 और 13 लगभग 33% वोट, 33% वोट मिला था कांग्रेस पार्टी को और 13% वोट मिला था आम आदमी पार्टी को। 33 और 13 कितना, लगभग 43%, 44% पर। तब भी जब पुलवामा और बालाकोट की घटना, जिसके अंदर बरलाए गए देश की जनता को, उसके बावजूद भी 43% पर विपक्ष था। और मैं आपको बता दूं कि लगभग पूरे भारतवर्ष में 33% वोट मात्र भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और 65% वोट विपक्षियों को मिले। दिल्ली के अंदर कांग्रेस का क्या मुद्दा है? दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी, दिल्ली कांग्रेस, मैंने कहा कि ये संसदीय चुनाव है।
और राष्ट्रीय मुद्दे हमारे सामने पहला मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन लोकल मुद्दे पर इस बार जनता वोट डालना चाहती है। देखिए, दो मुद्दे उठेंगे, एक लोकल, कभी भी संसदीय चुनाव के अंदर केवल लोकल मुद्दे और केवल राष्ट्रीय मुद्दे ही नहीं चलते, लोकल और राष्ट्रीय दोनों मुद्दे चलेंगे। हमारे सामने राष्ट्रीय मुद्दों के रूप में आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि देश, ये करावल नगर क्षेत्र जो है, इसके अंदर आम मजदूर लोग रहते हैं जिनकी कुल आमदनी मात्र महीने का 20,000 रुपए है। परिवार में 4 आदमी, खाने पीने के लिए उनके पास अगर महीने का अंतिम समय देखेंगे तो उनके बैंक अकाउंट में 4 रुपए नहीं बच पाता। तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 96 रुपए लीटर पेट्रोल आज इस देश के दिल्ली की जनता को मिल रही है। सुबह आदमी निकलता है, रोजाना का 100 रुपए का पेट्रोल भरवाता है और 96 रुपए वो खो देता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस देश की जनता, दिल्ली की जनता आज महंगाई से परेशान है और बेरोजगारी से परेशान है। घर में 4 बच्चे हैं, स्वयं काम करता है, पत्नी स्वयं काम करने जाती है, उसके बावजूद भी पूरे महीने का राशन भी और पूरे अपने बच्चों का दवा दारू और कपड़े भी ठीक से जुटा नहीं पाता। तो कांग्रेस क्या देगी अगर सत्ता में आती है? कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ शब्दों में 25 गारंटी कहा है। उस गारंटी में हमने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम जीतेंगे तो महिला, प्रत्येक परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। जो ग्रेजुएट बीए पास होगा, हम उसको स्टाइपेंड के रूप में उनको इंटर्नशिप देंगे 8,500 रुपए प्रति महीना, 1 लाख रुपए प्रति महीने के रूप में हम देंगे। तो 2 मुद्दे, सबसे पहली बात हमारे लिए कंसर्न रखता है, इस दिल्ली के लिए कंसर्न रखता है एक, और दूसरी बात हमने कहा कि किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी 10,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए अगर किसी उद्योगपति का माफ करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और केवल जानते हैं एमएसपी की लीगल गारंटी देने में किसानों के केवल 2,000 करोड़ रुपए मात्र खर्च होगा। और यदि 16,000 करोड़ देखें तो राहुल जी कहते हैं कि मनरेगा के लगभग 16 से 17 वर्ष तक मनरेगा का खर्चा उसी उद्योगपतियों से दिया गया पैसा हम वसूल कर सकते थे और दे सकते थे। आज हमारे सामने मुद्दा इस देश को बचाने की है। देश कहीं बचाने का कंसर्न यह है कि देश कहीं जा नहीं रहा है। इस देश का संविधान खत्म हो गया तो जो आप माइक लेकर के घूम रहे, आप घूम भी नहीं सकते, न हम ये बात आपसे बोल सकते हैं। इसलिए हमारे सामने जब घर में आग लगी हो तो पेट को आगे रख करके, पेट को पीछे रख करके अपनी घर की आग को बुझाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं देश की जनता, प्रदेश की जनता, हम अपने घर में लगी आग बुझाना है, हमें देश बचाना है, हमें प्रदेश बचाना है। आज हमारे मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया। हम चाहते हैं, हमारी समस्या है, हम अपने मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं, हम कहां जाएं, किसके पास जाएं? आपने क्या 9 नोटिस आने के बाद आपने उनको जेल में डाला? आपको डालना ही था तो एक नोटिस आता, नहीं आए आप वारंट लीजिए, उनको जेल में डालिए। लेकिन आपको क्यों डाला? क्योंकि चुनाव है, चुनाव है। हमारे नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, गठबंधन हुआ, आज हमारे साथ वो मिल करके कंधे से कंधा लगा करके दिल्ली के अंदर हम चुनाव प्रचार करते। आपने हमारे नेता को जेल के अंदर बंद कर दिया। तो सबसे पहली बात, आपने कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर दिए। हम सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि आप चुनाव के अंदर इस चीज को चलाएंगे। ये मुद्दे हैं, मुद्दा हमारे आपके जीवन का है। अगर ये देश जिंदा रहेगा तो हम आप जिंदा रहेंगे, ये देश जिंदा नहीं रहेगा तो हम आप जिंदा रह ही नहीं सकते। क्या कहेंगे सर, कांग्रेस कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है दिल्ली के? कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेगी। जो भी 3 प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है तीनों। जैसे यहाँ से कन्हैया कुमार जी हैं, आपका चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, और उदित राज जी हैं। तीनों कैंडिडेट जो भी उतारे हैं, बहुत ही पहली बार ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मतलब दिल्ली को। इस बार क्या देखते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी? बिल्कुल 100%। जिस तरह से यहाँ मनोज तिवारी के पिछले 10 साल का अगर बात करें तो जमीन पे उनका कोई, धरातल पे कोई काम नहीं है, और उनसे बात किया जाए तो काम पे बात नहीं करते। वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, उग्रवादी, आतंकवादी, बस इनको अब ये बिल्कुल ही हार मान चुके हैं, कैनोली ये हार मान चुके हैं। अब ये मेन मुद्दे से भटका के अब ये हिंदू मुस्लिम पे लाएंगे, इसी पे ये चुनाव लड़ेंगे। इनके पास और कोई काम नहीं है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि पिछली बार जो दिल्ली के अंदर हादसे हुए, जो दंगा हुआ, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आम आदमी पार्टी की साजिश के तहत। नहीं, ये तो गलत है जी, ये गलत है। आम आदमी के ऊपर मतलब ये लगाना ये गलत है। ये इसमें एक बात बताइए, धरना
जो भी दे रहे थे, तो कपिल मिश्रा जी को क्या था जरूरत जाने का वहाँ? आग तो बीजेपी का लगाया हुआ है। कपिल मिश्रा जी क्यों गए वहाँ किसी को उकसाने गए थे? उकसाया तो कपिल मिश्रा जी ने, उसके बाद ही सुबह उन्होंने उकसाया है और शाम को ये दंगा भड़का है यहाँ पे। तो ये इन्हीं का चाल है। और रही बात प्रशासन किसकी थी, केंद्र सरकार में पुलिस किसकी थी? पुलिस तो केंद्र सरकार की थी ना। 4 अहम मुद्दे बताइए कांग्रेस के जो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 4 मुद्दे यही है। एक तो क्षेत्र का जो भी यहाँ काम रुका हुआ है, सब पहली बात हो। हम तो क्षेत्र की बात करेंगे, जो भी जैसे क्षेत्र का जो भी काम रुका हुआ है। कोई मुख्य वजह क्षेत्र की जो समस्या रही है? मुख्य वजह यह है कि यहाँ जैसे नाली हुआ, ट्रैफिक की समस्या तो बहुत है यहाँ। मेन सबसे ज्यादा वैसे ट्रैफिक की समस्या है यहाँ पे। सड़कें कैसी हैं आपकी? सड़कें तो आप आए होंगे, गली देखा ही होगा आपने कि क्या कंडीशन है गली का। 10 साल पहले क्या कंडीशन रहता था, आज देख लीजिए गली का क्या कंडीशन है। आप जिस रोड से आएंगे वो भी रोड आप देखे ही होंगे कि कैसा कंडीशन हो रखा है। ना तो गली सही है ना रोड सही है, जहाँ भी जाइए वहाँ बहुत बुरा हाल है। अब आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करती थी, शिक्षा के इस क्षेत्र में काफी विकास कार्य भी देखने को बताए गए हैं आम आदमी पार्टी द्वारा। अब मजबूती आ चुकी है कांग्रेस को भी, क्या लगता है कि दोनों मिलकर शिक्षा पर काम कर सकेगी? बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी कहने जो भी है, आम आदमी ने शिक्षा में तो काम किया ही है और साथ मिलके हम दोनों उसे और आगे बढ़ाएंगे मजबूती से। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय वर्मा, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस। इस रणनीतिक बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं और 7 के 7 पर मजबूती से इंडिया गठबंधन ने 3 कांग्रेस ने और 4 आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति और अनुभवी लोगों को उतारा है बीजेपी से दो हाथ करने के लिए। और ये 2 हाथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाजपा हमेशा ही गलत नीतियों पर, गलत मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर चुनाव लड़ती है, हिंदुत्व के आड़ में जो नफरत फैलाने का काम कर रही है। लेकिन नफरत फैलाने का काम कन्हैया कुमार द्वारा किया गया, ऐसा बीजेपी का आरोप है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है और देश विरोधी नारे भी इन्होंने लगाए थे जब वो छात्र नेता थे, जेएनयू के छात्र नेता थे। क्या कहेंगे? अब उन्होंने टिकट दे दिया है कांग्रेस ने। देखिए, जेएनयू के जब वो अध्यक्ष थे तो इन्होंने एक अफवाह उड़ाई है बीजेपी ने कि इनको कहा गया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, जबकि ये कन्हैया कुमार जी उस समय जो है जेएनयू के अध्यक्ष थे और ये जेएनयू के अंदर विरोधियों ने उड़ाई थी ये अफवाह। जो अध्यक्ष के विरुद्ध जेएनयू के अंदर जो बाकी संगठन होते हैं, ये उनका काम था, ना कि जेएनयू के अंदर जो उनके छात्र संघ के लोग थे, कन्हैया कुमार के संगठन के लोग थे, उन्होंने ये अफवाह बिल्कुल भी नहीं उड़ाई है। ठीक है ना जी। और दूसरी बात आती है टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही की। हमारे मंसूरी साहब कहते हैं कि यदि इस देश के अंदर कन्हैया कुमार चुनाव लड़ सकते हैं तो वो बिल्कुल निर्दोष हैं, क्योंकि चुनाव आयोग भी तभी मानता है जब वो उनको टिकट की परमिशन और चुनाव लड़ने की परमिशन तब देता है जब वो देशद्रोही नहीं होंगे। दूसरी बात, यदि देशद्रोही होते तो इस देश का कानून, इस देश का न्याय उनको आज अंदर जेल की सलाखों के पीछे डाल देता, क्योंकि वो निर्दोष है। यही मैं कहना चाहता हूं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये बीजेपी की एक अपनी साजिश है और साजिश के तहत उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इस चुनाव के अंदर इस उत्तर पूर्वी लोकसभा के लोग उनको जवाब देने का काम करेंगे। कन्हैया कुमार को ला करके मनोज तिवारी को हटाने का काम करेंगे। इन 10 सालों के अंदर क्या कुछ हुआ है दिल्ली का विकास? देखो, अगर मैं विकास की बात करें तो विकास तो मुझे नहीं लगा, लेकिन दिल्ली का विनाश जरूर हुआ है। आप देखो, पहले रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली वर्ल्ड की टॉप 5 सिटीज में आती थी, लेकिन आज देखो दिल्ली वर्ल्ड की टॉप 10 सिटी में आती है, नंबर 1 पे पोल्यूशन में। क्योंकि जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सरकार गिराने और सरकार खरीदने में लगी रहती है। उन्हें देश के विकास से, एक आम आदमी जनता की परेशानियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और हमने तो दिल्ली की अहम समस्याएं क्या है?
दिल्ली की अहम समस्याएं हैं, देखो बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीजों पे अगर मैं बात करूं, दिल्ली के 7 सांसद वर्तमान सांसद हैं, 7 के 7 पिछले 10 सालों से बीजेपी के हैं। मैं 7 सांसदों से मैं तो हर रोज पूछता हूँ, मनोज तिवारी यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से सांसद 10 साल रहे हैं, अपने 10 साल के 10 कामों पे मनोज तिवारी बात करें, एक आम कार्यकर्ता से कांग्रेस से बात कर लें, वो 2 मिनट भाग जाएंगे, क्योंकि उनका काम करने गिनाने के मुद्दे नहीं है। प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने थे पहली बार, उन्होंने बोला था कि 543 सांसद होते हैं भारत के, अगर एक सांसद एक गांव को गोद लेगा हर साल, तो इस देश का नक्शा, हमारे तिवारी जी भी गोद लिया था, शबापुर गांव ले रखा है, आप जाके देखो शबापुर गांव, आप एंट्री नहीं कर सकते उसमें से, गड्ढों में गिर जाओगे, डूब जाओगे। वहां अगर किसी के बच्चे को रात को लेके कहीं जाना पड़े ना हॉस्पिटल में, तो रास्ते नहीं मिलते, पानी को ढूंढना पड़ता है, रास्ता कहाँ से है। ये गोद लिए गाँव है। जल निकासी की समस्या है। जल निकासी सबसे बड़ी समस्या तो लॉ एंड ऑर्डर की। आप दिल्ली में अगर पीक आवर्स में आप निकल के दिखा दो, पुलिस आपके सामने चौराहे पे खड़ी रहेगी, लेकिन ट्रैफिक जाम में पुलिस को कोई मतलब ही नहीं है, जाम जनता जूझ रही है, तो कानून व्यवस्था खराब है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर एकदम क्या खत्म। कहेंगे सर? मेरा नाम दर्शन प्रताप, मैं खजूरी में रहता हूँ सर। और हमारा खजूरी के हालात कैसे हैं? खजूरी के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि इधर इन्होंने मनोज तिवारी जी को 10 साल हो गए इधर आए हुए, लेकिन कभी भी हमारे इलाके में आए ही नहीं है, वो इधर झांके भी नहीं कभी। मुद्दा तो उनके साथ तो क्या काम करेंगे वो। एक दूसरे बात, श्री राम कॉलोनी के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय की जगह दी हुई है, लेकिन आज तक उन्होंने उस विद्यालय को नहीं बनाया है, और न ही कोई अस्पताल बनाया है इन्होंने यहाँ पर उत्तर नॉर्थ ईस्ट में। ये समस्या सबसे लेकिन ज्यादा- आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो गया है, और अस्पताल की बात करें आप कर रहे हैं, तो अस्पताल तो वो तो केंद्र के अंडर में है, केंद्रीय विद्यालय जो केंद्र के अंडर में आता है। अस्पताल तो दिल्ली सरकार बना रही है। हाँ, अस्पताल दिल्ली सेंट्रल हॉस्पिटल भी हो सरकार बनाते हैं, लेकिन हर उसने काम किया, सुधार किया है, क्योंकि जगह जगह उन्होंने अपने वह सब बना दी, मेडिकल बना दिए हैं। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जनता के बीच? जनता का महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी, ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सबसे ज्यादा मुद्दा है। सर क्या कहेंगे? मेरा नाम है देवेंद्र त्यागिया, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, तो क्या आपको लगता है इस बार दिल्ली के अंदर क्या बदलाव होना चाहिए? दिल्ली के अंदर बदलाव होना चाहिए कि बीजेपी को चित करके और कांग्रेस पार्टी को आना जरूरी है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं आई और बीजेपी दोबारा आ गई, तो देश का संविधान और सब नियम बदल के लोगों का जीना भारी हो जाएगा। क्या अहम मुद्दे रहेंगे आप लोगों के बीच? महंगाई, स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, और उसके बाद स्वास्थ्य का। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था दिल्ली की चरमराई हुई है, क्योंकि राज्य सरकार के अधीन पुलिस नहीं है, ये तो केंद्र सरकार का मुद्दा है। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? रणनीतिक बैठक में आपकी शामिल हुए हैं। मेरा नाम नसरुद्दीन मंसूरी है और मैं कांग्रेस से जिला प्रवक्ता भी हूँ। क्या अहम मुद्दा रहेगा जनता के बीच जब पहुंचेंगे? देखिए, अगर मुद्दे की बात की जाए तो क्षेत्रीय मुद्दे तो होते ही होते हैं, हर चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन आज राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, मेरा मानना ये है। जैसे कि अभी पीछे पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा हमले का आज तक भी कहीं अता पता नहीं चला कि वो RDX इतना कहां से आया, कैसे आया, और 41 सैनिक हमारे देश के शहीद होने के बाद उनका आज तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने या गृह मंत्री ने या शिक्षा मंत्री ने या किसी देश के हमारे अन्य मंत्रियों ने आज तक ये नहीं बताया कि आखिर वो पुलवामा हमला हुआ उसका देश दोषी कौन था, या इधर ये गंभीरता की बात नहीं है। आज अगर टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग, पहले मैं इस मुद्दे को बता दूं। देखिए, देश का जो सैनिक है, आज पूरे भारत के लोग अगर चैन की नींद सोते हैं तो वो देश के सैनिक की बदौलत, और अगर देश के सैनिक के बच्चे यतीम होते हैं तो वो इस देश के नागरिक की बदौलत है। क्योंकि मैं आप पत्रकार महोदय आपको बताना चाहता हूं, देश का सैनिक हमारी रक्षा करता है, और हमारे देश के सैनिक की जो रक्षा करती है वो हमारी वोट करती है। वो वोट कैसे करती है? जब हम एक अच्छी सरकार चुनेंगे, अच्छी सरकार उन सैनिकों की रक्षा करने का काम करेगी, क्योंकि सरहदों पर जो रक्षा की जाती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बात कही
कि ये जो है मतलब कांग्रेस की सरकार है और ये जो प्रधानमंत्री है गूंगा प्रधानमंत्री है, बोलना नहीं जानता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं उस प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो गूंगा प्रधानमंत्री हुआ करता था, देश के सैनिक सुरक्षित हुआ करते थे। आज देश का बोलने वाला प्रधानमंत्री है, कहीं 15 सैनिक मर जाते, कहीं 20 सैनिक शहीद हो जाते, कहीं 41 सैनिक शहीद हो जाते, उनका जवाब कौन देगा? अब जब इनसे सवाल पूछा जाए प्रधानमंत्री जी से, पहली बात तो किसी की ताकत ही नहीं, किसी मीडिया के कर्मी की जो उनके आगे माइक लगा दे उनके मुंह पे, कोई सवाल ही नहीं पूछना चाहता। अगर किसी वजह से अगर कोई सवाल पूछने चला जाए तो उससे पहले ये कह दिया जाता है इस देश में आपको जिंदा रहना है या नहीं रहना, या आपको पत्रकारिता करनी है या नहीं करनी है। कांग्रेस की सरकार में पूरी आजादी मीडिया को सवाल और जवाब करने की हुआ करती थी, हर नागरिक को हक था कांग्रेस के हर मंत्री से, हर मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करने का। आज ऐसा देश के अंदर हो गया, जो सवाल करे वो अंदर। क्या जो भ्रष्टाचारी केवल और केवल जो विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी हैं? ऐसी कौन सी मशीन जो मतलब भाजपा के नेताओं के पास है कि जो विपक्ष का भ्रष्टाचारी भाजपा में आया उस मशीन में डाला, उसमें से निकाला, वो शुद्ध हो गया, और विपक्ष में तो भ्रष्टाचारी हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद किसी पार्टी के नेता ने भ्रष्टाचार ना किया हो? क्या ये गारंटी है? आज मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, ये बात मोदी की गारंटी। तो मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर की बेटियों का जो बलात्कार हुआ ये किसकी गारंटी है? उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ ये किसकी गारंटी है? सेना जो हमारे पुलवामा में शहीद सैनिक हो गए ये किसकी गारंटी है? दिल्ली की बेटियों को जो नंगा करके मारा गया, ये साक्षी मलिक वगैरह को घसीट के मारा गया, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मारा गया, ये किसकी गारंटी है? क्या मोदी जी इसकी गारंटी नहीं लेंगे? इसकी गारंटी लेने के लिए क्या प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान का आएगा, या अफगानिस्तान का आएगा, या अमेरिका का आएगा, कि रूस का आएगा, जापान का आएगा, कहां का आएगा इसकी गारंटी लेने के लिए? क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं थे? ये सोचने की बात। टुकड़ा गैंग पर देखिए, टुकड़े गैंग की अगर बात है और कन्हैया कुमार को अगर आज लोग ये कहते हैं कि ये देशद्रोही है, तो मैं सबसे पहले भारत के गृह मंत्री से कहना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी, ऑन कैमरा कहता हूं, गृह मंत्री जी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा, प्रधानमंत्री को तुरंत कुर्सी से खड़े होकर के कह देना चाहिए इस कुर्सी पर बैठने का मुझे हक नहीं है। एक देशद्रोही देश में चुनाव लड़ रहा है और देश का कानून और देश की सरकार खड़े होकर के देख रही है, ये कितनी शर्म की बात है। बकौल भाजपा के लोगों के मैं पूछना चाहता हूं, जिसे देशद्रोही कहा जा रहा है, चुनाव आयोग ने कैसे उसको परमिशन दे दी चुनाव लड़ने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसे इजाजत दे दी चुनाव लड़ने के लिए? देश की न्यायपालिका ने कैसे इजाजत दे दी उसे चुनाव लड़ने के लिए? कहीं ना कहीं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है कन्हैया कुमार पर। देखिए, जब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज था तो कन्हैया कुमार बाहर कैसे है? बेल पर बाहर है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। जब एक व्यक्ति को जरा सी बात कहने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता भंग की जा सकती है, केवल मोदी जी को थोड़ा सा बुरा कहने के लिए सदस्यता भंग की जा सकती है। उन्होंने तो देश के साथ गद्दारी करने का काम किया, देश के टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। उन्हें चुनाव आयोग ने कैसे इजाजत दे दी? उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इजाजत दे दी? मैं समझता हूं कन्हैया कुमार बिल्कुल निर्दोष है और देश के गृह मंत्री को सोचना चाहिए 10 साल से ये सत्ता में रहने के बाद क्या कर रहे थे, इनसे उसका जो गुनाह साबित नहीं हुआ, ये सोचने की बात है। कन्हैया कुमार बिल्कुल निर्दोष, और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मनोज तिवारी के अंदर दम है और मनोज तिवारी के अंदर ताकत है तो कन्हैया कुमार से 2-2 हाथ करके डिबेट पे बैठ करके दिखा दे। दावे के साथ क्या कहेंगे सर, आप राजनीतिक बैठक में शामिल हुए हैं, इस बार कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से, किस तरह से देखते हैं? सर, एक तो क्या कहते हैं, कन्हैया कुमार युवाओं के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, क्योंकि जैसे कि पहले क्या होता था, कांग्रेस के टाइम पे युवाओं जो मतलब बीटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे, उन्हें रोजगार मिलता था। लेकिन जब से आप भाजपा की सरकार आई है तो किसी को राम मंदिर में घुसा दिया, अमीरों के बच्चे जो इनके अपने बच्चे हैं भाजपा के, ये गाड़ियों में घूम रहे हैं, और गरीबों को बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उन्हें ये राम मंदिर झंडा देके अपना मंदिरों में घुसा दिया, सिर्फ मंदिरों को मुद्दा बना रखा है, किसी को कोई रोजगार नहीं है।
दिल्ली में तो रोजगार नाम की चीज ही नहीं है। बच्चा पढ़ लिख रहा है, लाख रुपए लगा के खर्च करके कोर्स करता है, फिर उसे रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। आप युवाओं के पास जाएंगे तो क्या अहम मुद्दा देखिए, आज मैं कहना चाहूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर युवा छात्र से कि वह कन्हैया कुमार का खुलकर समर्थन करे और कांग्रेस का खुलकर समर्थन करे। और जो ये पूर्वांचल के जो ये कहते हैं कि मैं बिहार का हूँ, बहुत बड़ा नेता हूँ और बिहार से आया हूँ, इनको बताया जाए कि ये एक समय में जाके योगी बाबा के सामने जाके गाली गलौज करके आए थे और सपा पार्टी से चुनाव लड़े थे और वहां इन्हें जूते भी पड़े थे। अमर सिंह और ये दोनों साथ में गए थे और दिल्ली में उन्होंने पूर्वांचल के नेताओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, पूर्वांचल के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आज पूर्वांचल का बच्चा अगर कोई डिग्री लेके घूम रहा है, अगर वो जाता है उनसे कहता है कि मैं पूर्वांचल का हूँ और मुझे रोजगार चाहिए, तो उनके लिए तिवारी जी कुछ नहीं करते। उल्टा अगर कोई उनसे सेल्फी या कोई फोटो लेने जाता है, बातचीत करता है, तो वहां से वो मुंह घुमा के उलट फेर होके चले जाते हैं, किसी तरह का कोई काम नहीं करते। और दूसरी बात, आप नरेंद्र मोदी जी पे भी आ जाइए। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे तो आप उनको देखते तो उन्होंने कहा था कि मैं एक चाय वाला हूँ, ना मैं लूंगा, ना मैं 1 रुपए लूंगा, ना कुछ खाऊंगा। आज आप देखिए 10-10 लाख रुपए के वो सूट पहनते हैं, हवाई जहाज में वो घूम रहे हैं। जिस समय पुलवामा अटैक हुआ था उस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी थे जो वहां पर मौजूद हुए थे और अमित शाह जी वहां भाषण दे रहे थे कि क्या कहते हैं कि ये परिवारवाद है। अगर ये परिवारवाद है तो आपका बेटा आज बीसीसीआई का अध्यक्ष बनकर जो लाभ उठा रहा है, कि आपके बच्चे के अंदर वो काबिलियत है जो वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनकर मलाई चाट रहा है? और दूसरा, राजनाथ सिंह के बेटे में वो काबिलियत है जो वहाँ नोएडा से एमपी का सीट भर रहा है, क्या काबिलियत है? ये भी तो आपके बच्चे हैं। क्या आपके अंदर परिवारवाद नहीं है? बांसुरी स्वराज आपकी कैंडिडेट है, वो आपके वो नहीं है। मनोज तिवारी जी कहते हैं कि मैंने सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया है। ये आप मजाक करने के लिए आए? दिल्ली का बच्चा जानता है कि सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण के लिए शीला दीक्षित ने जो काम किया है वो किसी ने काम नहीं किया।